साथियों नमस्कार। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला सेक्शन है वर्ण एवं वर्णमाला। देखते हैं यहाँ से बहुत सारी परीक्षाओं में, खास करके टीजीटी और पीजीटी में निश्चित तौर पर हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। ऑप्शन है द, भ, छ, क। तो जो कंठ ध्वनि है वो क है, यानी ऑप्शन डी सही है। उच्चारण स्थान, जो कंठ जो उच्चारण स्थान होता है वह क, ख, ग, घ, ङ, ये कंठ से उच्चरित होते हैं। तालव्य जो उच्चारण स्थान है वह च, छ, ज, झ, य, श और य का है। मूर्धन्य का उच्चारण स्थान ट, ठ, ड, ढ, ड, श और र है। दंत से उच्चरित होते हैं त, थ, द, ध, न, स और ल। ओष्ठ से उच्चरित होते हैं प, फ, ब, भ, म। अगला प्रश्न है, वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, कहलाती हैं। ऑप्शन है नासिक्य ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। इसका सही उत्तर होगा घोष ध्वनि। जीडीसी में इस प्रश्न को पूछा गया था। दरअसल वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर य, र, ल, व और ह घोष वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, ध का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ओष्ठ, तालु, कंठ और दंत। तो इसका सही उत्तर होगा दंत, यानी ध का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन, एवं लेख के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन वर्ण कौन होता है? व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी 3 श्रेणियां हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? ऑप्शन है आ, अंग, रि, आ, अह, अंग, अह। इसका सही उत्तर होगा अंग, अह, यानी ऑप्शन डी। जो अंग, अह है ये वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार अंग एवं विसर्ग अह अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। ऑप्शन है अक्षर, वर्ण, पद या शब्द। तो इसका सही उत्तर होगा पद। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन है ख, क, ड, ध। तो अघोष महाप्राण ध्वनि ख है। अब देख लेते हैं, कुछ क्लियर कर लेते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष और अघोष का इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अल्प प्राण जिस वर्ण को बोलते समय कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण एवं य, र, ल, व तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु निकले महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण होते हैं। घोष, सघोष जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां झंकृत हों घोष, सघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह और सारे स्वर घोष होते हैं। अगला अघोष है। तो जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां कंपित न हों अघोष कहलाता है।
प्रत्येक वर्ग का 1-2 वर्ण तथा श, श और स अघोष होते हैं। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन हैं। तो इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है वो य, र, ल, व हैं। य, व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, जबकि र जो है वो लुंठित व्यंजन होता है। ल पार्श्विक व्यंजन होता है। च, छ, ज, झ तालव्य होता है, ये स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। त, थ, द, ध दंत व्यंजन होते हैं, जबकि प, फ, ब, भ ओष्ठ व्यंजन होते हैं। क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, वह दंतोष्ठ व्यंजन होता है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है पापा, बाबा, मामा, चाचा। तो ऑप्शन डी यानी चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। इसका सही उत्तर होगा 11 और 35, यानी 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। यह जीआईसी 2021 में सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं। ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ। तो ये सभी कंठ स्वर हैं। अगला प्रश्न है सभी स्वर होते हैं। ऑप्शन है दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। इस आधार पर सभी स्वर तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण तथा य, र, ल, व वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। ऑप्शन है श, श, स और ह। इसका सही उत्तर होगा ह। जो विकल्प में जो वर्ण दिए हुए हैं उसमें ह वर्ण जो है वह घोष महाप्राण है। घोष जिसे सघोष भी कहा जाता है, ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। उदाहरण के लिए प्रत्येक वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण और सारे स्वर वर्ण और य, र, ल, व और ह ये घोष होते हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार ह का उच्चारण करने में स्वर तंत्र में कंपन होने के साथ ही प्राण वायु मुख द्वारा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए ह सघोष महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ध्वनियाँ, संशोधन, संयुक्त या गणतंत्र। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ऑप्शन है अर्थ, मात्रा, वर्ण, शब्द। तो इसका सही उत्तर होगा शब्द, क्योंकि भाषा की जो सार्थक और सबसे छोटी इकाई है वह शब्द ही है। अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है। तो यह तालव्य ध्वनि है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन हैं। ऑप्शन है च, ज, छ, ठ। तो छ जो है वह स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कंठोष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन है अ, इ, उ, ओ। तो ओ जो है वह कंठोष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। ऑप्शन है पकवान, द्वार, त्राटक, क्षमा। तो इसमें क्षमा शब्द जो है वो सबसे पहले आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो सबसे जो सही विकल्प है ऑप्शन सी कंठस्थ, जिसमें कमल, कलंक और कलई ये शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम होगा। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है, अगले प्रश्न में भी यही है। तो इसमें सही विकल्प है उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग और उद्वेग। अगला प्रश्न है अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन है वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन,
वर्ग का पंचमाक्षर। इसका सही उत्तर होगा वर्ग का पंचमाक्षर, क्योंकि जो वर्ग का पंचम अक्षर होता है वह अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे ङ, य, ड, न और म। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन है भ, ठ, थ या ह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी भ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है? ऑप्शन है आ, औ, इ, ऐ। यह आश्रम पद्धति पीजीटी में 2012 का ये पूछा गया प्रश्न है। इसमें सही उत्तर होगा ई जो है, इ, वह स्वर संवृत है, क्योंकि मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर ध्वनियाँ 4 प्रकार की होती हैं। विवृत यानी ओपन जैसे आ, अर्धविवृत यानी हाफ ओपन जैसे अ, ऐ, औ, आ, संवृत यानी क्लोज जैसे ई, उ, अर्धसंवृत यानी हाफ क्लोज जैसे ए और ओ। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, इसमें जो ऑप्शंस है उसमें ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो च जो है वह ओष्ठ ध्वनि नहीं है, क्योंकि च तालव्य ध्वनि है, जबकि प, फ, ब, भ, म ये सब ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ण, समरूप, रूप, शब्द। तो मात्रा स्वर को समरूप यानी ग्रेफीम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जिनकी 10 मात्राएं। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है। ऑप्शन है नया, प्रागैतिहासिक, पुराना, अर्वाचीन। तो प्राचीन का जो विलोम है वो अर्वाचीन शब्द है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन है च, प, ल और ह। तो इसमें च जो है वह तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन है आ, इ, अ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है यानी आ। चूंकि उच्चारण में जिह्वा के भाग के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर जिसमें ई, ए, ऐ, मध्य स्वर जिसमें अ और पश्च स्वर जिसमें आ, उ, ओ और आ। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन है क्य, च, ट, औ। इसका सही उत्तर होगा क्य, क्योंकि संयुक्त व्यंजन 2 ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो। यहाँ क्या में क तथा य का मेल हुआ है, क स्वर रहित है तथा यह स्वर सहित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें प और फ दिया है। तो प और फ जो युग्म है वह अघोष ध्वनि है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो खरोष्ठी लिपि जो है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है, जबकि ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन है ग अघोष, फ अल्पप्राण, स ऊष्म, ठ सघोष। तो इसमें सी ऑप्शन सुमेलित है, स ऊष्म। अगला प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है ह, श, श, ल। तो ल जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है बल्कि अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इसमें ढ, ढ और ध जो है ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण वायु प्रयुक्त होता है उसे महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे क, ग, च, ज, प, ब ये सब अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु प्रयुक्त होती है अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। पहला ऑप्शन है सभी स्वर सघोष होते हैं। तो ये सही कथन है, एकमात्र ही सही था, तो ये सही कथन है। क्योंकि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वरतंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। सघोष व्यंजन वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ह इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष ध्वनियों के उच्चारण। तो वर्ष ध्वनियों के उच्चारण जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, री ध्वनि है। तो यह मूर्धन्य ध्वनि है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अंग और अह जो है ध्वनियाँ अयोगवाह हैं। अगला प्रश्न है, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन है अल्पप्राण, सायास व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, सुदीर्घ व्यंजन। तो अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले जो व्यंजन होते हैं वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? तो ऑप्शन सी, जिसमें प, ब और फ हैं, ये ओष्ठ वर्ण हैं। क्योंकि दोनों ओठों की सहायता से उच्चरित होने के कारण प वर्ग के जो वर्ण है वो ओष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प, फ, ब, भ, म वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्पप्राण व्यंजन हैं? इसमें ऑप्शन बी, जिसमें क, च, ट और त हैं, ये अल्पप्राण व्यंजन हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में कम प्राणवायु प्रयुक्त होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण व्यंजन है तथा अंतस्थ य, र, ल, व अल्पप्राण ही है। अगला प्रश्न है, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन बी, जिसमें श, च और ई जो है ये तालव्य वर्णों का वर्ग है। अगला प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का? ऑप्शन है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन है तीसरा और पांचवा, सी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन है दूसरा और चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा और चौथा। महाप्राण व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे ख, घ, झ और फ। अल्पप्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे क, ग, ज और प। अगला प्रश्न है, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? ऑप्शन है मातृभूमि, रात्रि, आम्र, क्रिया। तो इसमें मातृभूमि में री स्वर की मात्रा का प्रयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें इ, य और श और च में तालव्य वर्ण है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं? तो ये ऑप्शन डी, जिसमें ई और ए है, इसमें जीभ का अगला भाग जो है ऊपर नीचे होता है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में है? तो इसमें ऑप्शन बी, जिसमें क, ग और ह है, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन है स, प, त और य। तो य जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो जीभ का अग्र भाग आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सूची है वर्णों की और उसे सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, च जो है वो तालव्य है, व का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, द का दंत्य है और क का कोमल तालव्य यानी कंठ है। अगला प्रश्न है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, क्योंकि ओष्ठ ध्वनियाँ उ, प, फ, ब, भ, म। मूर्धन्य ध्वनियाँ री, ट, ठ, ड, ढ, ड, र और श है। तालव्य ध्वनियाँ ई, च, छ, ज, झ, य और श है। दंत ध्वनियाँ त, थ, द, ध, न, ल और स है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है। तो यह तालव्य व्यंजन है उच्चारण स्थान के आधार पर। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ऑप्शन है य, य, ड और य। तो य का सूचक अनुस्वार नहीं है। अगला प्रश्न है, ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, यह कथन शुद्ध है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के संयोग से दो शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं, जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से श, श और स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन है, जबकि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन तथा च, छ, ज, झ यह तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो क व्यंजन जो है अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? ऑप्शन है ह, श, श और स। तो इसमें ह जो है वह सघोष ध्वनि है। अगला प्रश्न है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन है अकना, अकंठ, अंकन, अर्क। इसमें सबसे पहले अंकन आएगा, फिर अकना, फिर अकंठ, फिर अर्क। अगला प्रश्न है, प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है। तो प प्लस र ये उसका स्वरूप।
अगला प्रश्न है वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है, नई ध्वनि बनती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है स्वरों का प्रकार नहीं होता है, ऑप्शन है दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व और स्पर्श, तो स्पर्श स्वरों का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का डॉट डॉट प्रतिनिधि है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, य, ड़, न और म, यानी ङ, य, ड़, न, म का प्रतिनिधि है अनुस्वार। नासिक के व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम तालु के नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए, जिससे मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिका से निकलने की छूट हो। इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक माना जाता है। अगला प्रश्न है क्ष संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है, तो यह क और श, मूर्धन्य श के संयोग से हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में आघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, ऑप्शन है झ, ठ, ज, क और त, तो इसमें क, त जो ऑप्शन डी है यह आघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं स्पर्श संघर्षी, नासिक के पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन, सप्रवाह, यानी ऑप्शन डी सही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।